हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो क्या है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सिमिलर फैशन में है जैसे कि हम रेजिस्टेंस को करते हैं कॉम्बिनेशन में। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल वेरी करता है। और रेजिस्टेंस में जो पैरेलल होता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, हर एंगल पे सिमिलर फैशन में ही इस ग्रुपिंग का भी रहता है। ठीक है, सिमिलर फैशन में ग्रुपिंग का भी रहेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में क्या है, सीरीज है, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेल्स, और एक है ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल। ठीक है, पर मैं साथ साथ एक एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको, मिक्स्ड, जब दोनों क्या रहे, मिक्स्ड है। ठीक है, तो एक मिनट। तो अब हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल और मिक्स्ड के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहले हम लोग सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होगा उसकी बात करेंगे। ठीक, तो सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। अगर सेल्स को सीरीज में रखा जाए तो क्या बात होगी, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे होता है। ये हमारे पास क्या है, बैटरी, और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, फिर बैटरी, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर बैटरी, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और ये क्या करता जाएगा, एम टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, एन टाइम्स तक गया। मीन्स एन बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ क्या है, पहला ये जो केस ले रहा हूं सर में, इसमें क्या है कि सेम इंटरनल रेजिस्टेंस और एंड सेम ईएमएफ। पहला मैं केस क्या ले रहा हूं कि ईएमएफ सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या किया मैंने, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, लगा दिया कैपिटल आर का। ठीक, तो देखिए सीरीज में सबसे मेन बात क्या है कि आप देखेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपको पहचानने का तरीका है। ठीक, और इस पूरे में जो करंट रहेगा वो क्या होना चाहिए, सीरीज में करंट सेम रहेगा। मीन्स यहां से जो करंट निकलेगा वही करंट पूरे सर्किट में क्या करेगा, घूमेगा। क्या करेगा, पूरे सर्किट में फ्लो करेगा वही करंट। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना रहता है, करंट फाइंड आउट करना रहता है कि इस बैटरी से सर्किट में कितना करंट जाएगा। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन को मिला के हम क्या बनाए कि जितना करंट जा रहा है उतनी एक बैटरी दे दे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला केस है सेम इंटरनल रेजिस्टेंस और सेम ईएमएफ। मीन सबकी जो ईएमएफ है वो हर बैटरी की क्या होगी, ई रहेगी, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पहले हम बात करते हैं टोटल ईएमएफ की। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, सारे पोटेंशियल का सम जो होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल ईएमएफ हमारा, 10 ई। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सारे स्मॉल आर सीरीज में, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर, और प्लस ये भी सीरीज में है तो इसको क्या जोड़ दिया, आर। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इस सर्किट से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, याद है ना ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। ठीक, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, एन ई, और हमारा टोटल, सॉरी टोटल ईएमएफ एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हमारा, एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल करंट। अब इसमें इस केस में भी एक और केस बन रहा है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से केस बनेगा वो देखिए। ठीक, तो
इसको मैं कहाँ करूं, यही कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला पहला केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, इफ जो एन आर है, जो ये छोटे छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको मैं नेग्लेक्ट करूं, मीन्स ये इसके कंपैरिजन में, इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में ये क्या हो, बहुत छोटे हो, तो ये मैं लिख सकता हूं कि कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन आर, लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि हमने क्या कर दिया, इग्नोर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी के इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। देखिए जब एन आर बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो मैं ये लिख सकता हूँ जो एन आर प्लस आर होगा वो नियरली इक्वल टू सिंपली आर ही होगा, क्योंकि एन आर तो बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो नियरली में क्या लिख सकता हूँ, इसको आर के बराबर लिख सकता हूँ। अब इससे जो मेरा करंट बनेगा वो क्या बना, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एन को अगर मैं हटाऊं तो ये क्या है, ई बाई आर, मीन्स जो ईएमएफ थी और जो उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो जो अगर मैं एक बैटरी लगाऊं तो एक बैटरी से निकलने वाला करंट एन टाइम्स अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ये सिंपली क्या बता रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल, मीन्स ये जो ई अपॉन आर है, ये एक ई जो है ई अपॉन आर करंट देगा, मीन्स जो सिंगल सेल करंट देगा उसकी करंट, जो सिंगल सेल करंट देगा उसमें अगर मैं एन का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा। मीन्स जो ये करंट मुझे दे रहा था ई अपॉन आर, कुछ करंट दे रहा होगा, फिर ये भी ई अपॉन आर करंट दे रहा होगा, ये भी ई अपॉन आर करंट दे रहा होगा, ये भी ई अपॉन आर करंट दे रहा होगा, ऐसे एन टाइम्स ई अपॉन आर हो रहा होगा, तो इनको सम कर दे तो क्या हो गया, एन ई अपॉन आर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल का करंट निकाले और उसको नंबर ऑफ बैटरी जितनी भी यूज की गई है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, ठीक है। पहला केस ये रहा। अब दूसरा केस क्या रहेगा वो देखिए, देखिए दूसरे केस में क्या रहेगा, केस टू में क्या रहेगा, इफ अगर मैं इस कैपिटल आर को इग्नोर करके चलूं, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक है, ये आर बहुत छोटा है इनके कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस के, उस समय क्या होगा कि आर प्लस एन आर नियरली इक्वल टू, जब ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, केवल सिंपली एन आर रहेगा। तो इस समय जो हमारा आई रहेगा वो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ई अपॉन आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस आर को मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूं तो जो इन सारी बैटरियों का करंट होगा वो सिंपली क्या होगा, इस ईएमएफ और इसके बीच में जो करंट बहेगा, इस बैटरी और इस रेजिस्टेंस के बीच में जो करंट बहेगा स्मॉल छोटा आई, वही हमारा क्या होगा, सॉरी स्मॉल आई या छोटा आई जो भी हो, तो ई और आर के बीच में जो करंट बहेगा वही हमारा करंट यहाँ पे फाइंड आउट होगा। मीन्स जो पहली बैटरी से निकलने वाला करंट होगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वही हमारा क्या होगा, इस पूरे सर्किट का क्या होगा, करंट होगा। मीन्स आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये रहा पहला केस सीरीज में, सेम रेजिस्टेंस और सेम ईएमएफ का, ठीक है। अब हम बात करते क्या है, इसको हटाते हैं, इस सर्किट को रहने देते हैं, इस सर्किट का काम तो करना ही है, अभी तो इस सर्किट को कुछ नहीं कर सकते। अब इसी में सीरीज में सेकंड केस हमारा क्या है, डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। डिफरेंट ईएमएफ और डिफरेंट रेजिस्टेंस क्या करें, मीन्स E1 R1 E2 R2 को और सही तरीके से करें, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस लेने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक। कैलकुलेटिव होगा यहाँ पे, इतनी जगह बस बचेगी नहीं, मैं दो रेजिस्टेंस के लिए लेके चल रहा हूँ, 3 4 आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेट सपोज करिए ये ए है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये भी है, ठीक है, ये E1
R1 E2 R2, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है करंट कितनी फ्लो कर रही होगी ए और बी के बीच में, ठीक। तो हमें मालूम है कि जब भी हम अलग अलग लेते हैं तो हमें मालूम है इनके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा उसको कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस R1। याद आया कुछ, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ऐसे अगर एक बैटरी रहती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E माइनस आई R1, ठीक है। क्योंकि हम चार्जिंग तो कर नहीं रहे जो प्लस लगाएंगे, हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो E माइनस R1 होगा, तो वही चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। वही चीज क्या करनी है, यहाँ पे करनी है। पहले हम दोनों इसके बीच का पोटेंशियल लेंगे और इसके बीच का पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1 इज इक्वल टू V1, मैं V1 मान रहा हूं इसके बीच के टर्मिनल की पोटेंशियल, वो क्या होगी, E1 माइनस आई R1। देखिए यहाँ करंट क्या है, सीरीज में मैंने बोला था चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सेल्स हो, जो आई होगा वो क्या रहेगा, सीरीज में सेम रहने वाला है, तो इसलिए इस आई को मैं हमेशा सेम लेके चलूंगा, ठीक है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई R2। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2। कैसे, जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता था तो क्या करते थे, R1 R2 और R1 R2 के बीच में पोटेंशियल अलग अलग रहता था, बट उन दोनों का सम क्या रहता था, एक बड़े पोटेंशियल के बराबर रहता था। वही चीज की है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफर करता है। क्या करता है, डिफर करता है। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, टोटल के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB, यहां से यहां तक के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो इनके पोटेंशियल ड्रॉप और इस बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए ये V1 मैंने निकाला पहले वाले के लिए और V2 निकाला पोटेंशियल ड्रॉप किसके लिए, E2 के लिए। तो अब A और B के बीच में ये दोनों कंटेन कर रहे थे, इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2 माइनस आई लिख देंगे R1 प्लस R2। सिंपल मैथमेटिक्स है, आराम से आपको समझ में आएगी। E1 को यहाँ लिखा, फिर E2 को यहाँ लिखा, E1 E2 को एक ब्रैकेट में रखा, माइनस I1 कॉमन लिया, R1 प्लस R2 कॉमन हो, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल A और B के बीच का, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। इन दोनों बैटरी से फ्लो करने वाला करंट, तो टोटल करंट के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल EMF, क्या चाहिए, टोटल EMF अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF क्या है, E1 प्लस E2, लिख दिया भाई E1 प्लस E2, ठीक। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या, R1 प्लस R2, तो क्या लिख दिया, R1 प्लस R2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब सेम हो तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ एक और चीज अगर मैं बोलूं उसको नोट करके लिखवाता हूँ, ठीक है। इसमें एक और केस बनेगा, उसको मैं नोट करके लिखवाता हूँ, ठीक। देखिए हर में यही करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल EMF निकाल लो, करंट निकाल लो, बस खत्म। यही है सारी ग्रुपिंग में, यही है, ठीक है, सारी ग्रुपिंग में यही है। अब मैं क्या कहता हूं कि एक नोट करके बात लिख लो, if polarity of cell is changed, then, यहां मैं बात कर रहा हूं क्या, कि अगर मैं किसी एक सेल की पोलैरिटी चेंज कर दूं, अभी तक तो सीरीज में था, अगर मैं ऐसे करूं कि इस पोलैरिटी को चेंज कर दूं, ठीक, इस पोलैरिटी को क्या किया, चेंज किया, तो अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो करंट अगर यहां से निकल रहा होगा तो क्या करोगा, ऐसे जाके ये करंट में जाके जब यहाँ पे आ रहा होगा तो EMF में पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो निगेटिव साइन लेंगे। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम
कि इसका जो टोटल ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जो टोटल ईएमएफ होगा इस केस में वो क्या होगा, सिंपली E1, क्योंकि इसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं की, बट इसकी पोलैरिटी चेंज की, अगर पोलैरिटी चेंज करते तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाता है, तो E1 माइनस E2। टोटल रेजिस्टेंस हमें मालूम ही है, हमेशा क्या रहने वाला है, R1 प्लस R2। तो जो करंट होगा टोटल वो क्या होगा, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जितने केसेस थे सीरीज के लिए वो बता दीजिए कि पैरेलल में क्या है कि केसेस तो बहुत बन जाएंगे, ठीक है, बट एक जनरल केस हम लेके चलेंगे, वो क्या है, सेम इंटरनल का, ठीक है, सेम इंटरनल का लेके चलेंगे। उसके बाद फिर अगर और मैं जाऊंगा तो डिटेल में ना, ये क्वेश्चन कहीं अब पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे आज से 6-7 साल पहले, जब हम लोगों ने IIT गए और AIEEE के पेपर दिए थे, बट अब नहीं पूछे जाते ये ऐसे क्वेश्चन सेल से रिलेट, ठीक है, बस स्कूल में और एनसीईआरटी में इसलिए हम लोग पढ़ा देते हैं। हमेशा पूछा जाता है सर्किट एनालिसिस पे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात करते हैं हम पैरेलल की, ठीक है, सेम बेसिस पे होगा, केवीएल लगाना रहता है अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, बोर्ड में तो आता ही नहीं है, यही बस केवल पूछे जाते हैं कभी कभार हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैरेलल की। तो देखिए पैरेलल में क्या करते हैं, आर है, ये ई है, ठीक है, हमें मालूम है पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, समथिंग ऐसे कुछ फिगर बनाते हैं जैसे पैरेलल सीरीज के लिए जैसे काम रेजिस्टेंस में होते हैं, सेम सिमिलर काम क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, सिमिलर काम होगा यहाँ पर, ठीक है, सबका क्या है, ई है, आर ई, यहाँ पे ई है ये, ठीक है, और यहाँ से एक सर्किट बनाया है जहां पे मैंने एक्सटर्नल करंट जोड़ दिया, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबका ईएमएफ सेम लिया और आर भी क्या लिया है, सेम लिया है। अब इसकी बात करते क्या होता है, देखिए हमें मालूम है कि जब भी पैरेलल की बात आएगी तो हमेशा जो पोटेंशियल होता है सर्किट में वो क्या रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है, मीन जो पोटेंशियल यहाँ पे इसकी वजह से होगा वही इसकी वजह से होगा, वही इसकी वजह से होगा, वही इसकी वजह से होगा। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। पोटेंशियल का काम ही यही है पैरेलल का, कि पैरेलल में क्या रहते हैं, पोटेंशियल सेम रहते हैं, ठीक है, कैपेसिटर में भी यही बताया था कि पोटेंशियल सेम रहते हैं पैरेलल में, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट रहते हैं। तो देखिए इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसका पोटेंशियल जो यहाँ होगा वही ए बैटरी पोटेंशियल देगी, वही ये बैटरी पोटेंशियल देगी, वही ये बैटरी पोटेंशियल देगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। अगर इसका पोटेंशियल ई है तो इस पॉइंट पे ई ही रहने वाला है, चाहे मैं एन, अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ एम सेल्स, ठीक है, मैंने एम सेल यूज किए हैं रो में, ठीक है, तो मैं इसमें एम सेल की जगह एम इंटू 100 भी सेल्स यूज करता ना, तो भी इसका पावर क्या रहता है, ई रहना, क्योंकि सबका इंटरनल ईएमएफ क्या है, ई। तो जो वोल्टेज रहेगी वो यहाँ पे ईएमएफ रहेगा, ठीक है। तो जो टोटल ईएमएफ रहेगा वो सिंपली क्या होता है, टोटल ईएमएफ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि क्या रहेगा हमारा, सिंपली ई रहना है, ठीक, हाँ या ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो इस पे जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल रहेगा, इस पे जो पोटेंशियल, इस पे जो पोटेंशियल, इस पे जो पोटेंशियल, वो सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। अगर इस पे ई है पोटेंशियल तो सब पे क्या रहेगा, ई पोटेंशियल रहेगा, यहाँ तक ई पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पर ड्रॉप होगा, ठीक है। इस पॉइंट तक ईएमएफ क्या होगा, ई ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ई रहने वाला है। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है इसलिए मैं केवल ई यूज कर रहा हूं, वहां पे पोटेंशियल ऐड होते थे इसलिए मुझे सब चीज ऐड करनी पड़ी, ई प्लस ई प्लस ई, बट यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, अगर एक ई है तो सब ई होंगे, हर पॉइंट पे क्या होगा, इस सेल में ई ही रहने वाला है पोटेंशियल, ठीक। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो है ये छोटे छोटे जो इंटरनल आ रहे हैं क्या पैरेलल में, तो मैं इसको आर डैश मान लेता हूँ, और साथ में ये सीरीज में इसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक। पहले हम स्मॉल आर निकालते, तो पैरेलल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या रेजिस्टेंस का, 1/r प्लस 1/r प्लस 1 एम टाइम्स,
ठीक, तो m बार अगर इसको करेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ, m से इसको एक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। अब मुझे r डैश चाहिए तो r डैश क्या हो जाएगा, r अपॉन m। ठीक है, r अपॉन m हमें मिल गया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए r डैश क्या है, r अपॉन m प्लस r। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, टोटल ये हमें मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल करंट। टोटल करंट आई, इसको मैं क्या बोलूंगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमारा टोटल क्या है, ई। आर डैश क्या हमारा, आर अपॉन एम प्लस आर। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एम आर प्लस आर एम। यह हमारा हो गया टोटल करंट। एक बार मैं चेक कर लूं यही आ रहा है कि नहीं, आर एम प्लस आर। ठीक है, अब जैसे सीरीज में केस था वैसे यहाँ पे भी केस होंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे केस होंगे ये देख लीजिए। नीचे वाले पे केस लगाएंगे। ठीक है, केस वन क्या होगा, इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन। ठीक, तो आर एम क्या है, बड़ा है। आर एम अगर बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर प्लस आर एम इज नियरली इक्वल टू आर एम। क्योंकि आर क्या हो गया है, बहुत छोटा है तो निग्लेक्ट में कर दिए। ठीक है, तो उस समय आई क्या हो जाएगा हमारा, जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन एम आर। एम से एम कैंसिल हो गया तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन आर। किसी सिंगल बैटरी से निकलने वाला करंट ही क्या होगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, निग्लेक्ट कर दूं, तो जो करंट मिलेगा, जो सिंगल सेल से करंट निकल रहा होगा वही करंट हमें मिलेगा इस आर के लिए। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है, नहीं कर देता हूं। दूसरा केस क्या होगा, केस टू। ये केस वन था। अब जस्ट उल्टा लेते हैं, आर एम को मैं बहुत ही स्मॉल लेता हूं। तो इस केस में क्या होगा कि आर प्लस आर एम नियरली इक्वल टू आर। हाँ कि ना, आर एम अब निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि आर एम क्या है, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, एम ई, और नीचे वाले पार्ट आर प्लस आर एम को क्या लिख रहे हैं, स्मॉल आर। तो देखिए, जो एक बैटरी से निकलने वाला करंट था इसके लिए, उसके साथ अगर हम एन सेल को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, हमें करंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम नंबर्स ऑफ एम टाइम एम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, यहाँ पे केवल सिंगल सेल के कारण होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल सेल के कारण जितना करंट निकल रहा था उसमें एम का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जितने सेल यूज किए उतना ही हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी हो गया आपका केस। अब बात करते हैं कौन सा अगला टॉपिक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। किसकी बात करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो चलिए मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं। आपका बस यही था सिलेबस तक, ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, नहीं तो फिर कभी कहोगे कि आप लोगों की साइड बुक में सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक कुछ भी छुड़वा नहीं रहा हूँ, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या रहेगा, सीरीज और पैरेलल एक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या रहेगा, साथ में रेजिस्टेंस को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, आप मान लेना रेजिस्टेंस है, हम कंसीडर्ड ऐड कर लिए तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है,
यहाँ पे भी ई आर है, यहाँ पे भी ई आर है, ठीक है, एंड सो ऑन एन टाइम्स, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये भी एन टाइम्स है, इसको एम टाइम्स किया, ठीक है, डैश डैश कर देना, ठीक है। तो सब में क्या है, ई एफ है, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, सब में रेजिस्टेंस क्या है, ई आर है, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस कैपिटल है, ठीक है। ये हमारा मिक्स, देखिए मिक्स क्यों, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में है, मगर इस तरीके से क्या है, पैरेलल। तो देखिए एम सेल्स हैं रोज में, एम सेल्स है रोज में, और एन सेल्स है कॉलम में, एन सेल्स है कॉलम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, पहले तो बात कर रहे थे नंबर ऑफ सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, एक रो में कॉलम में एन, फिर दूसरे में एन, और एम टाइम्स है तो क्या होगा, एन, एम इंटू एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल मिल जाएंगे, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस इसमें देंगे, ठीक। अब देखिए बात करते हैं टोटल ईएमएफ की, इसके लिए टोटल ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इनका सीरीज में जब भी ये होता है तो ईएमएफ सिंपली ऐड कर दिए जाते, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, इस इस पूरे कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे कॉलम के लिए क्या हो जाएगा टोटल ईएमएफ एनी, इस कॉलम के लिए भी क्या हो जाएगा, एनी टाइम्स है, इसके लिए भी एनी हो जाएगा, सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। तो सबके लिए क्या हो जाएगा, एनी एनी एनी। बट जब भी कभी पैरेलल में कनेक्शन हुआ, अब देखिए वो सबको अगर मैं मिला दिया तभी तो एनी आया, तो अब एनी एनी एनी, तो ये सब क्या है, पैरेलल पे है, तो इसका मतलब जो एक बैटरी का पोटेंशियल होगा वही बैटरी का पोटेंशियल हर जगह होना चाहिए, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो ईएमएफ होगा वो क्या होना चाहिए, सिंपली एनी। इससे पहले वाला जो पैरेलल था उसमें सब में ई था पैरेलल में, तो एक बैटरी का जो ई था वही ईएमएफ टोटल ईएमएफ था, यहाँ पे इस पूरे कॉलम को मिक्स करके एक ईएमएफ बनाया गया एन ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ईएमएफ होगा टोटल वो क्या होगा, एन ई होगा, क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे फिर पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका टोटल ईएमएफ होगा, इसका टोटल ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, एन ई, ठीक। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो देखिए इसमें आर 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 सीरीज में तो एन आर, इसमें भी एन आर, इसमें भी एन आर, ठीक। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, वन अपॉन आर डैश क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस सो ऑन एम टाइम्स, इसका क्या हो जाएगा एन आर, इस पूरे कॉलम का रेजिस्टेंस एन आर, इस पूरे कॉलम का रेजिस्टेंस एन आर, फिर इस पूरे कॉलम का रेजिस्टेंस एन आर, बट पैरेलल में तो एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स, एम टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो वन अपॉन आर डैश क्या हो जाएगा, एम एन आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम एन आर। बेटा थोड़ा देखना आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है, कोशिश करूंगा कि क्लियर ही दिखे आपको। लाइट चली गई, ठीक। अब ये खत्म ही होने वाला है तो इसको खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, आर डैश क्या हो जाएगा मेरा, आर डैश को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम, ठीक है, ये होगा हाँ या ना। इसको रिवर्स लेके गया हूं तो एन आर अपॉन एम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो गए, सम हो गए, क्या हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस के सम हो गए। अब मुझे पूरे का करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम तो ये हो गया, और साथ में ये क्या है, एक कैपिटल आर बाहर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, क्या बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं,
तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या आएगा, आर प्लस आर डैश, ठीक है। आर तो यही रहने वाला है, आर डैश क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर अपॉन एम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। क्या हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब बात करते बेटा, अब इस सर्किट का कोई काम है नहीं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मुझे लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सॉरी नंबर ऑफ सेल जो है एम एन है, ये याद रखिएगा, एम एन है, ठीक। तो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हमारा आर प्लस एन आर, क्या है टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस एन आर, ठीक है। और टोटल ईएमएफ हमें मालूम है क्या, एन ई है। टोटल ईएमएफ क्या है हमारा, एन ई है। तो हमारे पास जो टोटल करंट आया आई वो क्या होगा, टोटल ईएमएफ एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, आर प्लस एन आर अपॉन एम। एलसीएम लेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई अपॉन आर एम प्लस एन आर, ठीक। इस एम एन को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन। एम एन को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या हो गया, एन ई अपॉन आर एम प्लस एन आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल करेंट, ठीक। अब इसके फिर से केस बनेंगे, वो केस आप कर सकते हैं, पहले इसको निग्लेक्ट कर देना, इसको यूज करना, एक बार इसको निग्लेक्ट करना, इसको यूज करना, खत्म बात, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक। तो मिक्स ग्रुपिंग हुई है आपकी, मिक्स ग्रुपिंग के सेल्स के बारे में बात कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसी के साथ ही मैं फिर अब वीडियो बंद करूंगा, ठीक। वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, क्योंकि अगले लेक्चर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियल ब्रिज बजेगा, अगर इस लेक्चर में हम व्हीट स्टोन ब्रिज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज सिंपल क्या होता है, देखिए ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक रास्ता, क्या हो, एक रास्ता जो दो दो जगहों को क्या कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। सिमिलरली वहां पे भी, यहाँ पे भी ऐसा ही काम होता है, ठीक है। पर ये बैलेंस करने के लिए होता है, क्या करने के लिए होता है, बैलेंस करने के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बैलेंसिंग चाहिए रहती है, उसके लिए होता है, ठीक है। उसमें देखिए जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया रहता है। गैल्वेनोमीटर आपको मालूम होना चाहिए क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कुछ मैं आरजी मान लेता हूँ, ठीक है, को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, ई है कुछ बैटरी, ठीक। इसको मैंने R1 दिया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको R2 लिया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने R3 लिया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया, R4 लिया। देखिए यहाँ से करंट आई तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I2, यहाँ पे इसको मैं ए जंक्शन मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी और इसको डी बोल दिया, ठीक है। अब बी पे क्या होगा, I1 फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि IG जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, I3 जा रहा है, ठीक है। अब ये I3 यहाँ जाएगा, IG यहाँ पे रहेगा, और ये I2 यहाँ से गया, ये IG यहाँ से गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक करंट I3 बह रहा है, सॉरी I4 बह रहा है, I3 तो वहां ऊपर है, I4 बह रहा है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है, I1, I2, I3, I4 और IG करंट गैल्वेनोमीटर के लिए। देखिए एक्चुअल में इसमें क्या रहता है, हमें बैलेंस्ड कंडीशन फाइंड आउट करनी रहती है। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, वो इन दोनों के बीच का अगर रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है तो इस गैल्वेनोमीटर पर कोई भी करंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर इस गैल्वेनोमीटर पर कोई करंट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट था और ये जो पार्ट था वो क्या है, सेम पोटेंशियल पे, इसकी वजह से इसमें करंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मींस इस पॉइंट पे ये जो जंक्शन बी और डी है इस पे सेम पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया, ये दिखने में पॉइंट अलग है मगर इन पे पोटेंशियल सेम हो गया, और इन पे पोटेंशियल सेम हो गया तो इसका मतलब करंट
फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए एक हाई और एक लो पोटेंशियल चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल होने के कारण क्या होता है कि इस पर करंट डिफ्लेक्ट नहीं करता, और जो कंडीशन आती है इस करंट IG को 0 मान के, उसी को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोनेज। ठीक है, अब कहोगे कि सर इसको यूज कैसे करते हैं, इसका फायदा क्या है? देखिए बेटा, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, क्या है 3 रेजिस्टेंस, और अगर हमें चौथा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इसी टेक्निक से यूज करते हैं। कैसे? हमें R1/R2 का रेशियो मालूम रहेगा, ये 3 तो नॉन रहेंगे, R4 ही तो अननोन रहेगा, इन दोनों को मैंने एक जगह लगा दिया। ठीक है, तो इनके रेशियो की कुछ वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक R4 लगा दिया जो नोन था, अब मुझे R3 नोन नहीं था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, कुछ डिफ्लेक्शन देगा, और R3 को मैं क्या करता रहूंगा, चेंज करता रहूंगा। तब तक चेंज करूंगा जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो बंद ना हो जाए। जिस समय इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हुआ है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो करना बंद कर गया, और जिस समय करंट फ्लो करना बंद कर गया उस समय मैं बोल दूंगा कि हमारे R4 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, इन दोनों तीनों की वैल्यू मालूम है तो R4 में इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती है टू फाइंड द रेजिस्टेंस। किसके लिए ये टेक्निक यूज की जाती है? टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इस टेक्निक में एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, बी और डी की। ठीक है, तो बी और डी पे मैं क्या लगा रहा हूं, केसीएल लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अरे इधर आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर साइड से लिखता हूं। ठीक है, अप्लाई केसीएल मीन्स करंट किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट बी। देखिए बी पॉइंट पे क्या है, I1 एक इनकमिंग करंट, और इस पॉइंट से दूर जो जा रही है वो क्या है, IG और I3। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, I1 इनकमिंग है पॉजिटिव, और बाकी दोनों क्या है आउट गोइंग है, तो IG को निगेटिव लिया और I3 को निगेटिव लिया। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली एट पॉइंट डी, डी पे भी किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो देखिए डी पे किरचॉफ लगाएंगे तो इनकमिंग करंट क्या है, I2, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक, और IG भी क्या है, डी की तरफ है, इसको भी मैंने पॉजिटिव ले लिया, और I4 क्या है, आउटगोइंग है, तो I4 को मैंने नेगेटिव ले लिया। तो इन दोनों से क्या हुआ, ये दो इक्वेशन मिल गए मुझे। क्या मिल गए, ये दो इक्वेशन फाइंड आउट हो गए। अब बच्चा यहां पे देखो, पहले मैं इसकी बात करता हूं, इस लूप की। अब करंट वोल्टेज लगा, किरचॉफ वोल्टेज लगाना है। ठीक है, तो अप्लाई KVL टू क्लोज्ड लूप, कौन सा, ए बी डी ए, ए बी डी ए, इसमें मुझे किरचॉफ करंट रूल लगाना है। ठीक है, देखिए I1 किस डायरेक्शन में, R1 डायरेक्शन में, और हमारी जो ए बी ऐसे जा रहा है, तो मीन्स जो हमारी मोशन है वो इस तरीके से, और आई की भी मोशन क्या है, सेम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे इसकी, -I1 R1। ठीक, अब यहां से आया, यहाँ पे जो IG है वो इस डायरेक्शन में, और हमारी मोशन भी क्या इस डायरेक्शन में, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने RG माना हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -IG RG। ठीक है, अब ऐसे मोशन करके अब हम यहाँ पे आए, तो देखिए जो मोशन यहाँ इस पे थी, हमारी मोशन क्या है इधर की डायरेक्शन में, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन पे रहा है। तो जब रेजिस्टेंस का अपोजिट डायरेक्शन में हमारी मोशन होती है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक, अब इस पूरे ए बी सी डी ए पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां कर देता हूं, अप्लाई KVL टू
क्लोज लूप क्या होगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इस बड़े वाले में पूरे में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस बड़े वाले में करेंगे तो मोशन तो यहीं से शुरू हुई है, तो ये देखो अपोजिट क्या लिखेंगे, -I1 R1, यहाँ पे भी अपोजिट -I3 R3। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मोशन के, तो इसको लिखेंगे +I4 R4, और ये भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 4। अब बेटा देखना ये 4 इक्वेशन से ही हमें सारे काम करने हैं। ठीक है, अब ये 4 इक्वेशन से हमें सारे काम करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए केस क्या बनेगा। अगर मुझे बैलेंस कंडीशन चाहिए तो मैंने क्या बोला कि इस गैल्वेनोमीटर पे करंट नहीं आना चाहिए। ठीक, तो मैं यहां लिख दूं फॉर नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer implies IG करंट इज 0। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या है, 0 है, मींस उसमें करंट नहीं है। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी इस सर्किट को बैलेंस होने की, यही हमें फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो अगर मैं IG को 0 कर लिया तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ IG को 0 रखूं तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, अगर ये क्या हो गया 0 हो गया तो I1 - I3 इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया और I3 को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, I1 इज इक्वल टू I3। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, खत्म। अगर मैं इसमें IG को 0 करता हूं इक्वेशन 2 में, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो क्या होगा, IG 0 हुआ तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, I4 आ गया इक्वेशन 2 से। क्या हो गया हमारा 6th इक्वेशन। ठीक, अब हमें इस इक्वेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, जो हमें निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए I1 I3 के बराबर हो गया, I2 क्या हो गया I4 के बराबर हो गया। अब ये दोनों जब बराबर हो गए तो अब देखिए काम क्या होना है, यहां से क्या होगा, पहले आप इक्वेशन 3 देखिए, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 IG 0 अगर कर दिया तो IG अगर 0 हो गया तो ये पार्ट क्या हो गया हमारा 0, तो हमारे पास क्या बचा -I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो इक्वेशन निकला वो क्या निकलेगा, प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, तो प्लस है। I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R2, इसको इधर लेके चलेगा। ठीक है, तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना, ये 6 था, इसको मैंने 7 बोल दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का भी कोई काम हमारे पास नहीं रहा। ठीक, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए I1 I3 के बराबर था, यहाँ I1 तो गिवन है और ये हाँ ये वाला पार्ट देखिए, इसको मैं 7 स्टार बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं 7 स्टार बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां से देखिए I1 R1 इज इक्वल टू क्या है, I2 R2, मीन्स I1 R1 क्या हो गया, I2 R2 के बराबर हो गया। बट ये अपोजिट साइन में, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। देखिए I1 R1 और I2 R2 ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, सेम है। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 मीन्स ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बट यहाँ निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, हाँ या ना।
अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब हमारे पास क्या बचा? तो इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला? इक्वेशन 4 से क्या मिला? I4R4 इज इक्वल टू I3 को इधर ले गया तो क्या हो गया? I3R3। ठीक है, ठीक है। I3 को मैं I1 ले सकता हूं, क्या I1 को I3 ले सकता हूं, या I3 को I1 ले सकता हूं। तो I3 को मैं I1 ले लूं और I4 को I2 ले लूं तो क्या लिख सकता हूं इसको? इम्प्लाइड ये लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे I1 अपॉन I2 क्या आ जाएगा? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R4 अपॉन R3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया। अगर देखिए, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट 0 है, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट बी एंड पॉइंट डी हैविंग सेम पोटेंशियल। ये जरूर लिख लीजिएगा। डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि अगर बी और डी को मैं सेम पोटेंशियल रखूंगा तो करंट फिर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए एक हाई और एक लो पोटेंशियल होना जरूरी है किसी भी टर्मिनल पे। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या हो कि पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या है? सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अब हम लोग लगभग नतीजे पे पहुंच चुके हैं। आप इक्वेशन 7 और 8 को कंपेयर कराइए। कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8। देखिए I1 I2 क्या है? RHS LHS में सेम है, इसका मतलब R4 R3 और R2 R1 क्या होगा? सेम रहेगा। मीन्स R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? कंडीशन होगी। और हम क्या कह सकते हैं इसको? रिवर्स भी लिख सकते हैं। मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं R2 अपॉन R1 कर रहा हूं तो यहाँ पे R4 अपॉन R3 होगा। अगर मैं R1 अपॉन R2 कर रहा हूं तो R3 अपॉन R4 होगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ये इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा हुआ है? ये दोनों साइड में नहीं लगा हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ होता तब मैं इन दोनों का रेशियो सेम करता, बट गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है। ये एक ब्रिज की तरह है, पर ये कौन सा ब्रिज है? फॉल्स ब्रिज है। ठीक है, फॉल्स ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहाँ सर्किट है, वायर है, बट इस पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड कंडीशन फॉर ब्रिज। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मुझे R1 R2 और R4 पता है, मुझे R3 फाइंड आउट करना है, तो हमें R3 की ढेर सारे रजिस्टर होंगे, उनको मैं क्या करता जाऊंगा? जोड़ता जाऊंगा। तब तक जोड़ूंगा जब तक यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन खत्म हुआ, इसका मतलब कि जो हमारी ब्रिज है वो क्या कर गई? बैलेंस हो गई। मीन्स R1 अपॉन R2 का रेशियो R3 अपॉन R4 के बराबर हो गया। R1 अपॉन R2 का रेशियो R3 अपॉन R4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे R1 R2 और R4 मालूम है तो R3 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल मेथड हो गया। और प्रैक्टिकल मेथड के लिए क्या करते हैं? सिंपली रजिस्टर को लगाते रहते जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उसे खत्म नहीं कर देते। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट था। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक एप्लीकेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है वो है आपका मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को हम एक लेक्चर में खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा की पूरा डेरिवेशन, कैसे केवीएल यूज किया गया, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट की करंट की, कैसे गैल्वेनोमीटर को 0 बोला, कैसे हमने एक कंडीशन फाइंड आउट कर ली किसकी? ब्रिज की, कैसे हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोसेस केवल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट सर्किट आपको बुक्स में मिल जाएंगे। सबसे जनरल यही है और सब जगह स्टैंडर्ड बुक से लेकर हर जगह यही दिखाया जाता है, क्योंकि ये इजी पड़ता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये तो फॉल्स जंक्शन के और भी केसेस होते हैं, वो पोटेंशियोमीटर में, वो मीटर ब्रिज में देख लेंगे। ठीक है, ओके।